नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद भारत में उपराष्ट्रपति पद का फिर से चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों आमने सामने खड़ी है और दोनों ने अपने अपने तुरुप का पत्ता चला है और दोनों एक दूसरे के अंदर सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया था, एक तमिलनाडु के व्यक्ति अपने नेता, बड़े नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर ये सह दिया था डीएमके को कि तमिल के नाम पर क्या डीएमके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेगी। डीएमके ने अपना एक रास्ता निकाल लिया, सीपी राधाकृष्णन को समर्थन न देने का, नहीं देने का। उन्होंने कहा, एमके स्टालिन की पार्टी के लोगों ने कहा कि ये हिंदू तमिल हैं, इसीलिए इनका समर्थन नहीं होगा। मतलब हम तमिल का करेंगे, हिंदू तमिल का नहीं करेंगे। अब ये कौन सा हिंदू तमिल है नहीं कहना, नहीं पता मुझे, ठीक है। दूसरी तरफ यूपीए ने वही खेल बीजेपी पर हमलावर है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने दो सहयोगियों पर, मतलब एन की सरकार, नरेंद्र की सरकार नायडू और नीतीश पर निर्भर है बहुमत के लिए। तो सीधा पासा फेंका है नायडू पर, चंद्रबाबू नायडू पर। क्यों? अब समझिए, बी सुदर्शन रेड्डी जो कि रिटायर्ड जज हैं, उनको जब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो वैसे ही बीजेपी को खेल के खराब करने का प्रयास किया गया जैसे बीजेपी ने डीएमके के माध्यम से यूपीए की एकता को तोड़ने का प्रयास किया था। और संभावना यह दिख रही है कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के मन में भी कुछ चल रहा हो। तो ये जो बी सुदर्शन रेड्डी के उम्मीदवार है, चूंकि बी सुदर्शन रेड्डी पुराना आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु समाज के, तेलुगु हैं, मतलब जैसे तमिल सीपी राधाकृष्णन, और उस आधार पर बीजेपी ने एक चैलेंज किया डीएमके को कि तमिल के नाम पर समर्थन करो, नहीं तो हम चुनाव है अगले साल वहां पर। हाँ, एक मामले में राहत है चंद्रबाबू नायडू के लिए कि आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में अभी चुनाव नहीं है, चुनाव 3.5 साल बाद होना है, 4 साल बाद होना है, लेकिन तमिलनाडु में तुरंत चुनाव होना है। लेकिन दूसरी बात है, एक बात यह है, जैसी समाचार छन के आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, वो लगातार नायडू, चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। ऐसा दावा जगनमोहन रेड्डी ने भी किया। वाईएसआर के जो प्रमुख हैं जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने भी यह दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की आपस में मिली भगत है और इन दोनों की प्लानिंग से ही बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है, एक तेलुगु व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है। और उम्मीदवार बनाने में चंद्रबाबू नायडू की आंतरिक और खुलेआम जो साठगांठ रही है वो रेवंत रेड्डी के साथ रही है। इस बात का दावा जगनमोहन रेड्डी ने तो किया ही किया है, साथ ही रेवंत रेड्डी ने भी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी किया। वैसे चंद्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश, उन्होंने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। लेकिन 2-3 बातें हैं जो आज हमें जानने की आवश्यकता है। एक, चंद्रबाबू नायडू के बारे में जब ऐसी बातें आती है तो उस बात पर आप अविश्वास नहीं कर सकते, उसके कई कारण हैं। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू का इतिहास सबसे पहला कारण है कि चंद्रबाबू नायडू पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार था, उन जमाने में भी जब उनकी पार्टी से लोकसभा का स्पीकर हुआ करता था जीएमसी बालियोगी, एरन नायडू, तब भी वो एनडीए में रह गया, जाना और आना उनका लगा रहता था। उनके लिए जो बार्गेनिंग जो चंद्रबाबू नायडू की होती है ना, वो बहुत ही टफ होती है बार्गेनिंग। जब किसी भी केंद्र सरकार का हिस्सा बनते हैं चंद्रबाबू नायडू, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार का भी 2014 का इतिहास जानिए आप। 2014 में भी जो एविएशन मिनिस्टर बने थे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से, क्या हुआ? कुछ ही दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी पर आंध्र प्रदेश की उपेक्षा, ये लगातार चलता रहता है कि आंध्र प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाकर चंद्रबाबू नायडू ने या फिर भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता
का आरोप लगाकर बीजेपी से वो कई बार अलग हो चुके हैं। तो इस बार तो वो किंग मेकर बनने की स्थिति में है यहां। और मुझे जहां तक लगता है कि इस बात में थोड़ा सा दम दिखता है, इसलिए दिखता है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी की बात हो, चाहे वो जो रेवंत रेड्डी हैं उनके सूत्रों का बात हो, यहां तक कि केसीआर की पार्टी के लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि भाई चंद्रबाबू नायडू और जो रेवंत रेड्डी हैं उनके बीच कहीं ना कहीं मिली भगत है। ठीक है, अब उस मिली भगत का कारण भी समझ लीजिए। चंद्रबाबू नायडू की एक साली बीजेपी में भी है, दूसरी साली कांग्रेस में भी है। ठीक है, तो अब कई ऐसे समीकरण हैं, उठापटक है जिसका कि, और जो चंद्रबाबू नायडू की साली है एक कांग्रेस में है, वो तेलंगाना में है, महत्वपूर्ण पद पर हैं। ठीक, अब उसके माध्यम से क्या खेल चल रहा है? चंद्रबाबू नायडू खुद, उनका जुबान बंद है, उनके तरफ से उनकी पार्टी का नारा लोकेश, उनके पुत्र ने एक बयान दिया, कहा कि नहीं हम एनडीए में हैं। लेकिन ऐसे बयान इससे पहले भी कई बार चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से आ चुका है, जब चंद्रबाबू नायडू ने बयान देने के बाद अपने ही स्टैंड से बदल लिया है। और कम से कम देश में दो बड़े राजनेता की बात मैं कर रहा हूं, और जो मार्जिनल प्लेयर हैं उनके बारे में नहीं कह सकता, मार्जिनल प्लेयर्स में तो कई हैं, लेकिन दो बड़े राजनेता ऐसे हैं जो बराबर एक तरह से अपनी प्रतिबद्धता कई बार बदलने में माहिर माने जाते हैं। दोनों एन, नीतीश कुमार और नायडू। और नायडू का तो जन्म ही हुआ है एनटी रामाराव, एक और एन से बगावत करके। एनटी रामाराव उनके रिश्ते में ससुर, अपने ससुर, कोई सौतेले नहीं, भाई चचेरे नहीं थे, अपने ससुर एनटी रामाराव, जो कि तमिल और तेलुगु फिल्मों के दक्षिण भारत के सुपरस्टार कहे जाते थे एक जमाने में। ठीक है, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, जनसेना के अध्यक्ष हैं वहां, उनकी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अत्यधिक सक्रियता से चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, ऐसी चर्चा है। ठीक है, कि पवन कल्याण की अति सक्रियता जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, गठबंधन के अंदर जो पावर बैलेंस करती है जनसेना, पवन कल्याण, ठीक है, फिल्म स्टार चिरंजीवी के भाई, खुद भी फिल्म स्टार है पवन कल्याण, तो वो डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में। वो उनकी सक्रियता अधिक है। अधिक सक्रियता मतलब उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनकी तुलना हेमंत बिस्व शर्मा से की जा रही है। आप समझ रहे, हेमंत बिस्व शर्मा की दो पहचान है। एक तो हेमंत बिस्व शर्मा ने जब से अपना अलाइनमेंट बदला तब से वो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। पवन कल्याण की भी यही राजनीति है। आप देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, केरला, ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार पवन कल्याण उसी प्रकार से सक्रिय हैं, उसी प्रकार से चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार से पूरा उत्तर पूर्व में हेमंत बिस्व शर्मा बने हैं। और इससे कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की राजनीति में पवन कल्याण का कद चंद्रबाबू नायडू से बड़ा करने का प्रयास हो रहा है। और इस प्रयास पवन कल्याण का तो है ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का भी यह प्रयास है। क्योंकि आंध्र प्रदेश, अगर हम देखें, अगर सबसे छोटी ताकत बीजेपी की अगर दक्षिण भारत में देखा जाए, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी हर 5 साल में सत्ता में वापसी करती है, प्रायः 40% के आसपास का वोट बैंक है वहां। केरल में लगभग सत्ता में भले ही आए, चुनाव नहीं जीते, लेकिन 15%, 20% तक बीजेपी का वोट परसेंटेज का आंकड़ा गया है। तमिलनाडु में भी बीजेपी बढ़ रही है, 10 से 15% का वोट शेयर बीजेपी का जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में अभी भी बीजेपी लगभग 5% की पार्टी है। तो बीजेपी को यह अवसर दिखता है, मौका दिखता है कि हिंदुत्व की राजनीति पर, हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर पवन कल्याण को आगे करके
पवन कल्याण को हेमंत बिश्व शर्मा वाला रूप अख्तियार कराकर भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से पूरे दक्षिण भारत के 4 या 5 राज्यों में अपनी एक राजनीति को एक अलग दिशा देने का प्रयास कर सकती है। ये चंद्रबाबू नायडू की चिंता का कारण है। और अगर ऐसा हुआ तो तेलंगाना में बीजेपी मजबूत हो चुकी है। तेलंगाना वो राज्य है कर्नाटक के बाद जहां बीजेपी अब लगभग 35 से 40% मतों का आंकड़ा छू ली है या छूने के बराबर है। तो जो डेमोग्राफी है, जो डीएनए है, जो कल्चर है, वो तेलंगाना का आंध्र प्रदेश का लगभग बराबर है। अंतर केवल एक है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की संख्या कम है, तेलंगाना में मुसलमानों की संख्या अधिक है। इसके अलावा और सब कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के लिए और चंद्रबाबू नायडू के भविष्य की राजनीति, मतलब नारा लोकेश की राजनीति के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए हो सकता है चंद्रबाबू नायडू कभी भी कोई भी गेम कर सकते हैं बीजेपी से अलग छिटकने का, और अगर कीमत बड़ी मिले तो चंद्रबाबू नायडू को क्या आपत्ति होगी, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ आंध्र प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस भी लगभग अब मार्जिनल फोर्स ही बची हुई है। राज्य के बंटवारे का आरोप कांग्रेस पर आज भी है, इसी कारण से कांग्रेस वहां भी जो है मार्जिनल फोर्स बनी हुई है। ठीक है, तो यह समीकरण कभी भी उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने देश की राजनीति में एक भूचाल ला सकता है। ठीक है, हमारी नजर बनी रहेगी। आज से 9 सितंबर तक आप भी नजर बना के रखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव का भी हम विश्लेषण लगातार लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।